नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, क्यों झुका पाकिस्तान। यह सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की हर कोई कोशिश कर रहा है। हम भी वह कोशिश करेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले यह समझने की जरूरत है कि आखिर 4 दिन तक लगातार ड्रोन अटैक, मिसाइल हमलों और फाइटर जेट्स द्वारा दागे गए बमों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हो गई। लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि मरते दम तक युद्ध लड़ने की गीदड़ भमकी देने वाले पाकिस्तान ने पीछे हटने का फैसला ले लिया। सूत्रों की माने तो भारत के सब्र का बांध टूटता देख पाकिस्तान खौफ में आ गया था। पाकिस्तान को डर था कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे वहां तबाही आ सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने झुकने में ही अपनी भलाई समझी और सीधा संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच गया। इसके बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डीजीएमओ ने भारत से सीधे हॉटलाइन पर बात की और फिर सीज फायर पर सहमति बनी। सूत्रों के अनुसार 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान वायुसेना के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाकर ब्रह्मोस से यानी हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें दागी। पहले कन्फर्म अटैक रावलपिंडी के पास चकलाला और पंजाब प्रांत के सरगोधा में हुए। ये दोनों ही आर्मी बेस पाकिस्तान सेना के लिए रणनीतिक विमानन और गोला बारूद रखते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके, उसके जैकोबाबाद, भोलारी और स्कार्दू में अतिरिक्त ठिकानों पर हमलों की पुष्टि शाम को ही हुई, जब एजेंसियां ने खुफिया जानकारी के जरिए नुकसान का आकलन पूरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान 86 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा रेखा पर सैन्य तनाव को खत्म करने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। बता दें कि भारत के हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सुलह की गुहार लगाई थी। जानकारी के मुताबिक 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की अपील की, जिसके बाद भारत भी इस पर राजी हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कोई नई बात नहीं है। जब से दोनों देश अलग हुए हैं, पाकिस्तान सीमा रेखा पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। अगर पाकिस्तान के चरित्र को देखें तो यह नई बात नहीं होगी कि पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी हिमाकत करे, और ऐसा हुआ भी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो भारत इसका क्या जवाब देगा। आज हम इन सारे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। कर्नल साहब, शुरुआत आपके साथ करते हैं। युद्ध की स्थिति, युद्ध की भयावहता, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, इन तमाम शब्दों के बीच अब संधि। इस संधि की गूंज किस ओर और किसके लिए ज्यादा सुनाई देने की अहमियत है, इस बारे में भी बताइएगा। और क्या पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने के लिए सरेंडर करने में ही भलाई समझी है, और यदि सरेंडर ना हुआ होता तो क्या हुआ होता। कर्नल साहब। कुणाल जी नमस्कार। मैं आपके सवालों का जवाब 3 भागों में दूंगा। पहला भाग तो ये है कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उसके हवाई अड्डों के ऊपर जहां इस प्रकार की डीप स्ट्राइक करेंगे। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं विश्लेषण कर रहा था कि इन एयर बेसिस के ऊपर जो अटैक किया है, इसके पीछे भारत की क्या मंशा होगी। सबसे पहले नूर खान एयरबेस के ऊपर जिस समय अटैक किया वो रावलपिंडी के पास है, तो ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उसके दिल के ऊपर हमने चोट की। और अगली ही कुछ समय के दौरान हमने जो है सरगोदा के ऊपर जो जब एयर अटैक किया, तो सरगोदा से कुछ ही दूरी के ऊपर एक जगह है जिसका नाम है किराना हिल या कैराना हिल, इस प्रकार से आप उसे कह सकते हैं, जहां पर कि इसकी न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटीज है। जब वहां पर
हवाई हमले हमने किए तो वो समझ गया था कि अब हालात जो है बहुत खराब हैं और वो चाहता था कि किसी न किसी तरह से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो जाए। दूसरा जो कारण था कि पाकिस्तान के अंदर 3 M का बोलबाला है, मिलिट्री, मुल्ला और मदरसा। तो मिलिट्री के अंदर भी जो हाई जनरल्स थे उनके अंदर से कुछ विद्रोह की बातें निकल रही थी। वो मुनीर की पॉलिसीज के साथ खुश नहीं थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि पहलगाम की इंसिडेंट को अंजाम दिया जाए। तीसरा जो है, जो मेरा मानना है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, चाहे वो हाफिज सईद है या बाकी मसूद अजहर है और जो लोग हैं मुखिया, तो उन्होंने भी आर्मी के ऊपर प्रेशर डाला होगा कि अगर भारत जो है पूरी तरह से इनके ऊपर जो है और हमले करता रहता है तो कोई ऐसी स्टेज ना आ जाए कि जिस समय भारत ये शर्त रखे कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं उनको भारत के हैंडओवर कर दिया जाए। ये तो एक प्रकार से था। दूसरा जो था पाकिस्तान का, यही एक सोच थी कि भारत जो रिटेलिएटरी एक्शन करेगा वो बॉर्डर के इलाके में करेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी डीप स्ट्राइक की जाएगी और उसकी एयर एसेट को बर्बाद किया जाएगा। कुणाल जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दुश्मन देश की एयर एसेट्स को आप बर्बाद करें, क्योंकि एयर फाइटर जो होते हैं उनकी गति बहुत तेज होती है। बिल्कुल। और जैसे सेना है या टैंक है, तो टैंकों की गति क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब सेना की जो है 3.5 किलोमीटर जो है 1 घंटे के अंदर मार्च करती है, पूरा साजो सामान लेके अगर पैदल चलना हो। तो बेसिकली हमने जो उनके एयर बेसिस है उनको जिस समय हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो अब उसके पास जो है किसी प्रकार का भी कोई साधन नहीं था कि वो रिटेलिएट कर सकता। अगर बातें करते हैं वो F-16 है, तो आज की तारीख के अंदर उसके पास 44 F-16 है, जिसमें से 50% तकरीबन 22-23 के आसपास जो है वही फंक्शनल हैं। लेकिन उसके ऊपर भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है अमेरिका की तरफ से कि ये सिर्फ अगेंस्ट टेररिज्म यूज किए जाएंगे, ना कि भारत के बरखिलाफ नहीं किए जाएंगे। करेक्ट। और अब आ जाते हैं बात कि हम लोग बड़ी फेवरेबल पोजीशन के अंदर थे और हमें जो है ये हर किस्म का हम और भी एक्शन ले सकते थे। लेकिन देखिए साहब, जिस समय आप आज के युग के अंदर इंटरनेशनली आप एक प्रकार का कनेक्शन होता है, जुड़ाव रहता है, तो हो सकता है कि उस वजह से भी कुछ सलाह मशवरे मिले होंगे अमेरिका की तरफ से। तो इसलिए जो है भारत ने भी अभी मंजूर नहीं हुआ है सीज फायर। सीज फायर का जो एक्चुअली मतलब होता है, सीज फायर रिटर्न के अंदर होता है और उसके बाद ही सीज फायर को लागू किया जा सकता है। जिस तरह से फरवरी 2021 के अंदर हमारा सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था कि LOC को वायलेट नहीं किया जाएगा। फिर हमने कुछ एक आने जाने के रास्ते खोल दिए थे पुंछ के अंदर, जहां से पुंछ और उड़ी के अंदर मुजफ्फराबाद की तरफ आने जाने वाला व्यापार हुआ। लेकिन पाकिस्तान की ये एक फितरत है कि उसने आज तक जो है कभी भी किसी एग्रीमेंट का या किसी प्रकार की संधि की इज्जत नहीं की है। तो हमें आज की तारीख के अंदर खुश नहीं होना चाहिए कि हमने उसे घुटने के ऊपर ला दिया, क्योंकि उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो हमेशा आपको धोखा देगा। एविडेंट है। 5 बजे जो है सीज फायर होता है और उसके बाद जो है दोबारा सीज फायर की वायलेशन होती है। और चलिए, उसकी जो है इंटेंसिटी जो थी वो बाकी दिनों की बजाय कम थी, लेकिन उसकी इंटेंशन तो गलत थी ना जी कुणाल। जी बिल्कुल। एंड विच फोर्सेस अस टू थिंक। सिंह साहब, जो हुआ क्या वह होना था, सही हुआ, गलत हुआ, इस डिबेट और इस क्वेश्चन से इतर हम स्पष्ट सवाल पूछते हैं सर। वह स्पष्ट सवाल है, ये जो संधि अभी टेम्पररी संधि हुई है, क्या यह पाकिस्तान की जीत है, क्या यह भारत की जीत है, और क्या यह जो ट्रंप साहब अपने आप को बोल रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता की वजह से यह सब मुमकिन हुआ, उनकी जीत है? देखिए कुणाल, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ नहीं, लेकिन किसको क्या मिला,
इसका क्या उद्देश्य था। भारत और पाकिस्तान एक स्ट्रेंथ नेबर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं था। और जो 22 अप्रैल की घटना हुई, उसके बाद स्थिति बिगड़ते बिगड़ते 7 तारीख से 10 तारीख तक 4 दिन बहुत ही एक तरह का वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रहा, और उसको हम वार की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ट्रंप का ट्वीट आया कि रात भर के तैयारी के बाद हमने सीज फायर के लिए एग्री कर लिया है, और वाशिंगटन की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ अलार्मिंग इंटेलिजेंस इनपुट थे कि बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो सकता है। वो अलार्मिंग इनपुट्स क्या थे, क्या सूचना, इंटेलिजेंस की सूचनाएं थी, क्या न्यूक्लियर पावर को यूज करने की थी, वो कह नहीं सकते। लेकिन केवल अमेरिका नहीं, बहुत से देश इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, स्टारमर हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो भी कह रहे हैं मैं कंटिन्यूअसली एंगेज था। दूसरा, चाइना के वांग ई ने, विदेश मंत्री ने डोवाल साहब से भी बातचीत की, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात की। दूसरे अरब कंट्रीज भी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट होंगे, और पाकिस्तान ने कहा कि 30 देश थे इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व, उन्होंने मदद की है। तो ये तो हुआ। आपने कहा कि कोई संधि नहीं हुई है अभी। अच्छा, किसी भी तरह की कोई संधि नहीं है अभी। तो यह है कि सीज फायर, जो हालात बिगड़ रहे थे, एक दूसरे पे आग उगल रहे थे, बस उसको शांत कर। संधि की प्रक्रिया तो अभी शुरू होगी, और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों देश किसी न्यूट्रल प्लेस पे मिलने, बातचीत करें। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई है। 12 तारीख का भी जो अखबारों में और मीडिया में आ रहा है, वो केवल डीजीएमओ की बातचीत होगी, कोई संधि नहीं होगी अभी। सर, वो बातचीत के बारे में आपने बताया, माफ कीजिएगा टोक रहा हूं, कल की बातचीत क्या मायने रखती है, वो भी बता दीजिएगा। देखिए, कल की बातचीत तो बहुत ही सीमित थी। देखिए, जो कल होने वाली है सर, जो कल होने वाली है, हाँ, कल के लिए कह रहा हूँ, वो डीजीएमओ के लेवल पे बातचीत होगी। वो कोई मैकेनिज्म डिवाइस करने की कोशिश करेंगे कि सीज फायर को मॉनिटर कैसे किया जाए। बहुत अच्छा है, दोनों देश अपने लेवल पे कर ले, क्योंकि तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं सीज फायर को मॉनिटर करने के लिए। जैसे 1949 में हुआ, 65 में हुआ, यूएन के अंडर में सीज फायर को मॉनिटर करने का प्रयास किया। आज भी यूएन के ऑफिस पाकिस्तान और इंडिया में हैं उस तरह के, जो मॉनिटर करते थे। वो डिजोल्व नहीं है ऑफिसेज। तो ऐसी तरह की थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, मुझे नहीं लगता वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या दोनों इसके लिए डीजीएमओ एग्री हो जाएंगे कि कोई मैकेनिज्म तय कर ले दोनों मिलके कि सीज फायर को कोई वायलेट करे तो उसको पिन पॉइंट किया जाए कि इस पार्टी ने सीज फायर किया है। तो कल की बात में तो कुछ नहीं हुआ। कल की बात में तो केवल इतना हुआ था, आगे वाले पे जो बातचीत होगी, एक दो संधि होगी, और वो क्या होगी अभी इसके बारे में एंटीसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए, भारत की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा कोई बातचीत नहीं होगी। टेररिज्म और टॉक साथ नहीं चल सकते हैं। तो क्या भारत बातचीत करेगा? बातचीत करेगा तो क्या तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, या दोनों बातचीत करेंगे? दोनों बातचीत करेंगे तो उसको कंक्लूजन तक कैसे ले जाएंगे? उसके टर्म्स एंड कंडीशन, अभी बहुत लंबी प्रक्रिया ठीक, ठीक कह रहे हैं सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपकी आवाज आने में भी थोड़ी रुकावट हो रही है सर, माफ कीजिएगा, उसको भी एक बार दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। उसको लेके बातचीत हुई है। ठीक है सर, ठीक है, एक बार उसको भी देख लेते हैं के बारे में। हाँ, ठीक है। कर्नल साहब, अब अगला मेन इंपॉर्टेंट सवाल, जो हुआ सो हुआ, कल सबको वो पता चल गया। उसके बाद सीज फायर वायलेशन हुआ, वो भी लोगों को पता चल गया। पाकिस्तान ये करते रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड आपने उसके बारे में भी बताया। व्हाट लाइज अहेड, व्हाट नेक्स्ट, एंड व्हाट फोर्स्ड अस टू डू दिस विच नोबडी वाज थिंकिंग कि हम करने वाले हैं। युद्ध तो सर अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला था, ये अचानक से शांत हवा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, और इसका क्या कारण रहा? क्या वही इशारा जो आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान को लगा कि उसके जो परमाणु जखीरे हैं कहीं उन्हीं के साथ खेला ना हो जाए, और हमने क्यों रजामंदी दी सर? यह भी लोगों के मन में सवाल है।
तो चलिए, एक सैनिक होने के नाते अब एक इंटरनेशनल के ऊपर भी बात कर हम्म लेते हैं। हम्म पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि हम किसी भी हालत में पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपने जो गार्ड्स हैं वो डाउन नहीं करने हैं, क्योंकि इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रख के, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी भारत सरकार और भारतीय सेना इस बात को हमेशा अपने जहन में रखेगी और हम पूरी तरह से तैयार हम्म होंगे। अब पाकिस्तान जो है कोई भी हरकत करने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि इंडियन आर्मी ने जो है उसके देश के हर एक कोने को टच कर लिया है बगैर आईबी या एलओसी क्रॉस किए हुए। तो ये हमने मैसेज दे दिया हुआ, क्योंकि आज तक जो है 7 मई से पहले तक जो भी कोई एक्शन होता था वो सिर्फ होता था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या एलओसी के परली तरफ। लेकिन इस बार जो है हमने पूरा उनका पंजाब प्रांत और बाकी के इलाकों को भी टारगेट कर लिया। ये बात तो होगी एक तरफ। ठीक। अब ये अचानक जो है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अचानक बीच में कूद पड़े, और जो ट्वीट या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है शायद मोदी जी की तरफ से या हमारे एमईए की तरफ से आनी चाहिए थी, वो जो है इनकी तरफ से आ रहा है और बड़ी बढ़ चढ़ के बातें आ रही हैं। किसी परम ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं कि भगवान दोनों देशों के नेतृत्व के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो साहब ऐसा है कि मुझे इनके स्टेटमेंट और इनसे किसी प्रकार की कोई हमदर्दी, देख लीजिए अमेरिका के दोहरे चरित्र को अभी तक बात करते थे कि हम बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अभी 4 दिन पहले उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो स्काई न्यूज को जब किसको इंटरव्यू दे रहा था, वो कह रहा था कि हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब असल में बात ऐसी है, कुणाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। कुणाल जी? जी सर आ रही है। ओके, क्योंकि करोड़ी अच्छा। हाँ। तो देखिए साहब, ऐसा हुआ शुक्रवार की रात को आईएमएफ ने जो है पाकिस्तान के लिए जो है अगली किस्त भी सैंक्शन कर दी, और इसके साथ साथ तकरीबन 1.2 बिलियन की और जो है क्रेडिट लाइन उनको दे दी फॉर क्लाइमेट रिलियंस के लिए। चलिए, अच्छा, फिर उसके बाद जो है देखिए साहब, इसके बीच में जो मैं एनालाइज कर सकता हूं कि अमेरिका का जो रोल रहा है, उन्होंने देखा कि अगर पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसा नहीं मिलता है तो उसके देश के अंदर एक प्रकार की अराजकता फैल जाएगी, और वो क्या करेगा, और भारत जो है उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जाके चाइना की गोद के अंदर बैठ जाएगा, जो कि ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है पीएलए जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, और वो उनके एयर एसेट्स और बाकी इंस्टॉलेशन की रक्षा करने के लिए आ जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात कही आपने। हाँ, बे ऑफ बंगाल जहाँ इंडियन ओशन के अंदर जो है चाइना अपने सबमरीन और युद्ध पोत भेज देगा। ये अमेरिका को था, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी जो है ईरान के साथ जो है बातचीत कर रहा उनके परमाणु हथियारों को रोकने के लिए। तो ऐसी हालत में अगर चाइना के सबमरीन और युद्ध पोत आ जाते हैं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का जो अंतर है तकरीबन कोई 50 किलोमीटर है, एक तरफ ये बात आ गई। दूसरा जो है क्वाड के अंदर जो है, जब भारत इसी तरफ पाकिस्तान के साथ अंगेज है, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्वाड में, जिसमें भारत भी एक हिस्सा, तो भारत का ध्यान जो है वहां से भटक जाएगा, क्योंकि वो इस युद्ध के ऊपर पूरा ध्यान देगा, और उसमें जो है अमेरिका एक प्रकार से अलग सा पड़ जाएगा। ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि इन सब बातों को नजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में कूदा है। ठीक। और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की जो मित्रता है, हो सकता वो भी काम में आई हो, लेकिन साहब जैसे मैंने पहले बताया, और हमारे आदरणीय करोड़ी सर इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हाँ, जब आप इंटरनेशनल आज के युग के अंदर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड लास्ट बात जो कुणाल जी मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए सर। देखिए, हमने कल्पना से परे जो है हमने उनको सबक सिखा दिया। कल्पना में भी नहीं उन्होंने सोचा होगा कि भारत जो है उसके हर एक कोने के ऊपर स्ट्राइक करेगा। पंजाब हो, चाहे सरगोदा हो, गुजरांवाला हो, किसी भी इलाके के अंदर हम पहुंच सकते हैं। और हमारे पास तकरीबन जो है, जो मेरा अनुमान है कि हमें ज्यादा से ज्यादा 100 ब्रह्मोस फेंकनी थी,
और हम पाकिस्तान के पूरे मिलिट्री इंस्टॉलेशन और जितने भी उसके इकोनॉमिक ठीक कह रहे हैं सर। इंस्टॉलेशन है उसको बर्बाद कर देते थे ठीक। और पाकिस्तान को ये पूरी तरह से मालूम था, इसलिए वो जो है भागता हुआ जो है पैर ठीक पकड़ता है। हुआ गया। और कुणाल जी, लास्टली मैं बात बता दूं आपके द्वारा आपके दर्शकों को कि भारत के दर्शकों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि हम नहीं गए हैं किसी के पास युद्ध रुकवाने के लिए। हाँ। पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान गया, पाकिस्तान घुटने रगड़ता हुआ उनका डीजीएमओ हमारे डीजीएमओ को फोन कर रहा है। ठीक। जी कुणाल, नहीं, सही कह रहा है। वही तो एक मलाल है जो 100 ब्रह्मोस की आपने बात कही ना, वो एक हर भारतवासी के मन में वो चीज़ है, उन्हें पता है ये चीज़। लेकिन सिंह साहब, करोड़ी सिंह सर, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव वी लॉस्ट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गेट बैक पीओके? इस बार होता तो हो ही जाता सर, और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो ज़रूर बोलिए सर। देखिए कुणाल, आपने जो सवाल किया है, देखिए दोनों तरफ ये विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का सा माहौल है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने पाकिस्तान की जनता है वो भारत के अगेंस्ट में अपनी जीत को सेलिब्रेट सर आप एक तो हाँ ये बोलिए। बहुत ही कम तरह की स्थिति होती है। देखिए एक बात तो निश्चित है, दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है उसका अंतिम परिणाम तो शांति वार्ता संधि यही होता है। विश्व युद्ध भी चले तो 5 साल बाद संधि हुई, वार्ता हुई, तो वो तो ये तो अंतिम परिणाम तो ऐसा ही होना था। लेकिन जो 4 दिन में हुआ उसके लिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि भारत के क्या उद्देश्य थे, 22 के बाद क्या उद्देश्य तय किए थे, क्या वो उद्देश्य हासिल किए, क्या उससे पहले जो भारत ने उद्देश्य तय कर दिए थे उनको इसके थ्रू हासिल कर लिया, क्या पाकिस्तान में अपने उद्देश्य प्रक्रिया हुई है कि दोनों एक दूसरे पे फायर नहीं करें। और जैसा अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने दोनों से बात की। देखिए एक अजीब स्थिति है पाकिस्तान के केस में, एक पॉलिटिकल लीडर को अमेरिका के मुनीर से सेना प्रमुख से बातचीत करनी पड़ी। ठीक तो पाकिस्तान में जो स्थिति है वो सेना जिस तरह की पॉलिटिसाइज्ड है, भारत में किसी भी सेना के अफसर से या जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पाकिस्तान की स्थिति अलग है, भारत की स्थिति अलग है। लेकिन भारत ने जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्पॉन्ड किया उससे निश्चित रूप से पाकिस्तान की कमर तो टूटी है, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमें देखना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा। कॉस्ट इस सेंस में नहीं कि फाइनेंशियल टर्म्स में या ह्यूमन टर्म्स में, ओवरऑल डिप्लोमेसी के टर्म्स में, कूटनीति के टर्म्स में, और भविष्य में दोनों देशों के जो एक्सचेंज नेबर हैं उनके रिलेशंस के टर्म्स में हमने क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, इसका असेसमेंट आगे की प्रक्रिया चलेगी। क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो सीज फायर हुआ है, बातचीत होगी डिप्लोमेटिक लेवल पे, कौन से इश्यूज आएंगे, कौन से इश्यूज पे पाकिस्तान इंसिस्ट विल वेट एंड वॉच। और सर थोड़ी नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है और वक्त का भी अभाव है, मैं बहुत माफी चाहता हूं सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी इतना ही।